हाँ प्यारे बच्चों, तो पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था भाई, रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था। ठीक है, अच्छी बात है साहब। उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन भी किया था बेटा लास्ट में। तो आज मैं उसी से आगे बढ़ता हूँ। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन देखो बोर्ड पे सामने। क्वेश्चन क्या है बेटा, रदरफोर्ड एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में 60 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित एल्फा कणों की संख्या 1000 यानी 1000 है, तो 90 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित एल्फा कणों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था भाई, मैंने बताया था कि एन थीटा समानुपाती होता है 1/sin⁴ θ/2 के। ये बात बोली थी भाई, अच्छी बात है सर, ये बात बोली थी। अच्छा, तो यहां पे देखो 60 डिग्री कोण पर कितने प्रकीर्णित हो रहे हैं बेटा, 1000। आपको बताना है कि 90 डिग्री पर कितने होंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो यहां से देखें तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं कि n1 अपॉन n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, sin⁴ θ2/2 और यहाँ पे sin⁴ θ1/2। अरे भाई दोनों का रेशियो निकालोगे तो अपोजिट आ रहा है ना, तो यहाँ पे पहले 2 आएगा और नीचे क्या आएगा, θ बनाएगा। ठीक है ना, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ बेटा, n1 यानी कितने हैं प्रकीर्णित एल्फा कण, 1000, कितने पे, 60 डिग्री पे, तो 1000 अपॉन n2 अपन लोगों को देखना है, इक्वल टू sin⁴ θ2 कितना है भाई, θ2 कितना है, 90 डिग्री। अरे ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ2 का मतलब 90 है। लेकिन अगर आप लोग अपॉन 2 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 अपॉन sin⁴। बेटा एक बात बताओ, θ1 कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री, तो इसका हाफ करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से अगर बात करें 1000 अपॉन n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो भाई sin⁴ की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√2, लेकिन पावर 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। 4 टाइम्स लिख दो भाई इसको, 4 टाइम, अपॉन sin30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, लेकिन कितनी पावर 4, तो 1/2 1/2 1/2 1/2। अच्छी बात है साहब। अब देखो 1/√2 1/√2 किसके इक्वल होता है भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 के, अरे √2 हो जाता है ना, तो ये उड़ गया इससे। सिमिलर 1/√2 1/√2 1/2, तो ये किससे उड़ गया भाई, इससे। तो यहां से इसको अगर सोल्व करें तो 1000 n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, देखो भाई यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, सही है ना। तो यहाँ जाएगा 1/4। अरे सही है क्या, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 अपॉन n2 इक्वल टू आ गया, ये ऊपर चला गया तो 4, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n2 इक्वल टू हो गया भाई 1000/4। यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 250 एल्फा कण आ जाएंगे भाई। ठीक है, कितने आ गए बेटा, 250 एल्फा कण क्या होंगे, प्रकीर्णित होंगे। सिंपल, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है अपने सामने। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आगे, इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊं, तो आप लोगों के बेटा नोट्स जो हैं उनमें दे रखा है रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। ठीक है भाई, क्या दे रखा है, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, क्या क्या कमियां रह गई भाई, ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो देखो भाई पहली कमी क्या थी,
कि मतलब रदरफोर्ड क्या क्या बातें नहीं बता पाया, उसके बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली कमी ये रह गई रदरफोर्ड की कि एक बात बताओ बेटा, कोई भी अगर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे फट के बताऊं, ये बता रखा है कि यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका क्योंकि चिर सम्मित भौतिकी के अनुसार एक त्वरित गति करता हुआ आवेश न केवल विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी उत्सर्जन करता है। त्वरित गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का लगातार ह्रास करते हुए सर्पिलाकार पथ में गति करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है वो समझो पहले। एक बात बताओ बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन है या मैं बहुत बात करूं कि कोई भी पार्टिकल है, आप लोगों ने चिर सम्मित भौतिकी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कण यदि असमान वेग से गति करता है, या समझो असमान वेग से गति करता है तो क्या होता है बेटा जरा बताना। असमान वेग से अगर गति करेगा तो वह कण विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करता है। अगर आप लोगों ने चिर सम्मित भौतिकी में पढ़ा है, असमान वेग से गति करता हुआ कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण क्या करता है बेटा जरा बताना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी उत्सर्जन करता है। अगर एक बात बताओ, कोई भी कण विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है तो लगातार एनर्जी बाहर निकालता है, लगातार एनर्जी बाहर निकालता है, तो कोई भी कण है लगातार एनर्जी बाहर निकाल रहा है, तो मैं यहाँ से बात करूँ कि साहब ये कण है कोई भी, तो यहाँ से लगातार एनर्जी निकाल रहा है, तो वो एनर्जी निकालता निकालता लगातार उसकी एनर्जी कम हो रही है, कम होती होती एक टाइम उसको किस में गिर जाना चाहिए बेटा, नाभिक में गिर जाना चाहिए। थारी का यार कोई भी कण है, ठीक है ना, वो लगातार क्या कर रहा है, एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है, तो लगातार एनर्जी कम करता हुआ कम करता 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 उसको कहाँ गिर जाना चाहिए बेटा, नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा सका। पहली कमी तो ये थी बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरी कमी, एक बात बताओ, लगातार कोई भी कण एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए बेटा, सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन इसका कैसा स्पेक्ट्रम होता है बेटा, रेखिक स्पेक्ट्रम होता है। कैसा स्पेक्ट्रम होता है, रेखिक। अभी मैं बात करूंगा स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में भी, लेकिन अभी आप समझो कि उसका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, रेखिक। उसका कैसा होना चाहिए, सॉरी सतत, लेकिन होता कैसा है बेटा, रेखिक। इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा सका। अरे यार एक बात बता, यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो लगातार एनर्जी बाहर निकाल रहा है, तो एनर्जी को बाहर निकाल रहा है तो यह गिर जाना चाहिए, और जब एनर्जी को लगातार बाहर सर्पिलाकार पथ में गति करता हुआ वो नाभिक में गिर जाना चाहिए। अच्छा, अगर एक बात बताओ, कंटिन्यूस ने एनर्जी बाहर निकाली तो इसका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, सतत, लगातार, लेकिन इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है बेटा, रेखिक। इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा सका। बात नंबर 2, ये दूसरी कमी थी भाई। तीसरी कमी क्या थी रदरफोर्ड की, कि यह इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा सका कि साहब किसी भी नाभिक होता है, उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा सका। बात समझ आएगी नहीं, कमियां समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या थी, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां थी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, समीपतम पहुंच दूरी की। किसके बारे में बात करेंगे भाई, नाभिक के आकार का आकलन, या मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट है अपना समीपतम पहुंच दूरी। ये क्या चीज है सर, सुनो भाई। समीपतम पहुंच दूरी का मतलब क्या है कि साहब आपको पता है कि यहां पे अगर मैं बात करूं कि साहब यहां पे कौन बैठा हुआ है, यहां पे आप लोगों का नाभिक है, यहां पे नाभिक बैठा हुआ है बेटा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे दूसरे वे में लूँ कि यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे क्या है बेटा, ये परमाणु है। अच्छी बात है। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर एल्फा कण, यहाँ पे कौन है जरा बताना, ढंग से समझना भाई, एल्फा कण, ठीक है, जिसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी बेटा, ईके, गतिज ऊर्जा ईके थी। ये यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद ये यहाँ तक जाने के बाद
वापस लौट कर आ गया, सही है। अच्छा, तो जहां तक ये जाकर वापस लौट कर आया, इसका मतलब यह नाभिक के कितने पास पहुंचा, यह एल्फा कण नाभिक के पास कितने समीपतम कितनी नजदीक तक पहुंचता, उसको बोलते हैं बेटा समीपतम पहुंच दूरी। जैसे मान लो ये यहां तक पहुंचा, ठीक है, अच्छी बात है, ये यहां तक पहुंच गया, ये लो, ये एल्फा कण कहां तक पहुंचा बेटा, यहां तक। तो ये इस कहां तक पहुंचा, इसको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं समीपतम पहुंच दूरी, कहां तक वह पहुंचा। देखो सुनो, ये कौन है, एल्फा कण है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है बेटा, E यहां से निकला, यहां से निकलने के बाद यह नाभिक के कहां तक पहुंचा बेटा, यहां तक। यहां तक पहुंचने के बाद क्या हुआ बेटा, वापस लौट कर आ गया, सही है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, ये लगभग 5 मेगा इलेक्ट्रॉन से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी रखता है ये बेटा एल्फा कण। इतनी एल्फा कण, इतनी एनर्जी के एल्फा कणों को आपने भेजा था, एनर्जी कितनी थी, लगभग 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहां तक गया, तो ये क्या होगी बेटा, समीपतम पहुंच दूरी। अच्छा, आगे बात करें, यहां से अगर मैं बात करूं समीपतम पहुंच दूरी, समीपतम पहुंच दूरी की अगर बात करें, तो समीपतम पहुंच दूरी पर गतिज ऊर्जा एल्फा कण की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। अरे यार, यहां पे वो भगता हुआ निकला था, अपनी लैंग्वेज समझे, भग रहा था यहां पे तेज, लेकिन यहां पे धीरे धीरे उसका वेग कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम हो गया, यहां रुक गया और वापस आ गया। तो यहाँ पे उसकी वेग कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, तो वो एनर्जी जा कहाँ रही है बेटा, उसकी गतिज ऊर्जा किसके पास जा रही है, स्थितिज ऊर्जा के पास जा रही है, ठीक है। कुल ऊर्जा तो क्या रहेगी बेटा, संरक्षित रहेगी। तो गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो गई बेटा, स्थितिज ऊर्जा में। तो मान लो इस एल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी थी बेटा, E स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, U = K(Q1Q2)/R, ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बेटा, होता है ना। तो यहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, K, एल्फा कण है ना, एल्फा कण के पास कितना होता है बेटा, 2E। आवेश की बात करें तो 2E, और जिसका भी ये नाभिक है, तो यहां पे कितना कर दो आप लोग बेटा, इसका परमाणु क्रमांक Z, तो ZE अपॉन बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, R0। अरे K(Q1Q2)/R होता है ना, तो K(Q1), इसका आवेश कितना है, एल्फा कण का आवेश कितना हो गया, एल्फा कण आवेश हो गया 2E। ये नाभिक है, तो नाभिक का परमाणु क्रमांक जैसे Z मान लिया मैंने, तो ZE जिसका भी नाभिक है, जैसे अपन ने किसका लिया था बेटा, अपन यहाँ पे बात करें तो अपन ने किसका लिया था, गोल्ड का लिया था भाई, ठीक है ना, तो उसका आ जाएगा यहाँ पे Z, जो भी होगा, अच्छी बात है। तो यहाँ से EK = क्या आ गया, EK = आ गया सर 2kZe²/R0। यहां से अगर मैं R0 निकालूं तो ये हो जाएगा 2kZe²/EK। ये लो बेटा, ये आ गई आप लोगों की समीपतम पहुंच दूरी। ये होता है फॉर्मूला समीपतम पहुंच दूरी का, समझ में आ गई। समीपतम पहुंच दूरी का मतलब होता है कि जहां तक वह एल्फा कण गया, तो ये जो दूरी हो जाएगी उसको समीपतम पहुंच दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे निकला तो उसकी गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, गतिज ऊर्जा सर चली गई स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा EK। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बेटा, फॉर्मूला K(Q1Q2)/R। तो K(Q1) कितना हो गया, एल्फा कण है तो 2E ZE अपॉन बीच की दूरी R0। यहाँ से R0 को ऊपर ले गए, EK को नीचे ले गए, तो ये आप लोगों को क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, समीपतम पहुंच दूरी का मान आ गया R0 = दिस, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं बेटा समीपतम पहुंच दूरी वगैरह के। तो मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन करवाऊँ, समझ लेना बेटा, ये फॉर्मूला आ गया है, ठीक है ना, अच्छी बात है। यहाँ से अगर अपन कुछ क्वेश्चन कर लें, तो जैसे मैं क्वेश्चन बताऊँ यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है भाई, फॉर्मूला याद कर लेना रे, ठीक है। चलो
जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे आप निकाल के बताना मुझे। क्वेश्चन दे रखा है कि एल्फा कण की, क्वेश्चन दे रखा है रदरफोर्ड एल्फा कण में जो एल्फा कण की गतिज ऊर्जा दे रखी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छी बात है। तो उसने पूछा तो इसके संगत समीपतम पहुंच दूरी होगी। ऐसा पूछ लिया आप लोगों को कि साहब बताओ इसके संगत समीपतम पहुंच दूरी क्या होगी। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, किसमें बेटा मैं याद बना, रदरफोर्ड एल्फा कण प्रकरण प्रयोग में, ठीक है ना। रदरफोर्ड प्रयोग में एल्फा कण जो है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है भाई? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ इसके संगत समीपतम पहुंच दूरी क्या होगी? तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि पहले तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है। आर नोट इक्वल टू क्या होता है? 2kZe² अपॉन EK। अरे यही होता है क्या भाई? देख लो एक बार ढंग से, यही होता है फॉर्मूला। आर नोट इक्वल टू क्या होता है? 2kZe² अपॉन EK। अच्छी बात है। अब मेरे को एक चीज बता दी जाओ आप, EK का मान कितना दे रखा है बताओ? गतिज ऊर्जा दे रखी है ना 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो इसको जूल में बदलना आता है क्या आप लोगों को? देखो बदले। 7.7 मेगा का मतलब कितना होता है जरा बताना बेटा? मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। मेगा का मतलब कितना होता है? 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इतनी जूल आ गई बेटा, ये सही है। अच्छी बात है सर। के का मान पता है क्या आप लोगों को? अरे ये कूलाम नियतांक है बेटा, ठीक है ना। कितना होता है के का मान? 9 गुणा 10 की पावर 9। नेक्स्ट बात करें जेड कौन है यहाँ पे? किसका परमाणु क्रमांक? नाभिक का किसका था? गोल्ड का ना। तो गोल्ड का कितना होता है जरा बताना? 79। अरे उसी का तो नाभिक था यार। अच्छा, ई पता ही है आप लोगों को कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सारी वैल्यू आ गई बेटा, उठा के रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर रखोगे तो आर नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 2k की वैल्यू आ जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 9। अच्छी बात है सर। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? जेड की दे रखी है 79। ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा भाई जरा बताना? ई की वैल्यू कितनी? ये रही 7.7 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये आ गया बेटा, ठीक है। अब इसको बैठे बैठे सोल्व करो बेटा आप लोग, कितना आता है। बात समझ आ गई? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इसको सोल्व करोगे ना तो ये लगभग आएगा 30.4 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। इतना आएगा बेटा। एक बार करके और देख लेना आप लोग कितना आता है। या अगर मैं बात करूं तो इसको लगभग आ जाएगा ये 30.4 10 की पावर -15 को बोलते हैं बेटा फर्मी। आर नोट की वैल्यू आ जाएगी इतनी, 30.4 फर्मी आ जाएगी बेटा। समझ में आ गया बेटा? अच्छा, तो ये आप लोग इस प्रकार से निकाल के देख लेना और निकाल के देख लेना कितना आता है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट आप लोगों का जो पॉइंट है अगर बात करें तो नेक्स्ट बात है बेटा संघात प्राचल। नेक्स्ट इसी में है आगे आप लोगों के संघात प्राचल। भाई क्या है बेटा? संघात प्राचल, इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है संघात प्राचल, या इसको बोला जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। अब चीज को थोड़ा अच्छे से समझना भाई, ठीक है ना। संघात प्राचल क्या चीज है भाई? सुनो, ये आप लोगों का नाभिक था, सही है। ये आप लोगों का परमाणु है। अच्छी बात है सर। ये इसका क्या है बेटा? ये है इसका मूल बिंदु, मतलब इसका सेंटर लाइन है ये, ठीक है ना। तो मेरी बात सुन, ये इसकी सेंटर लाइन है अल्फा कण की। कोई अल्फा कण आया, ये अल्फा कण आने के बाद इधर चला गया ऐसे,
प्रतिकर्षित होके, ठीक है ना। तो ये कितना परिकिणित होके गया, इसको बोला जाता है, थीटा को बोला जाता है परिकिणित कोण। इसको क्या बोला जाता है भाई? परिकिणित कोण बोला जाता है, थीटा। तो ये जो अल्फा कण आ रहा है, इसके केंद्र से ये जो लंबवत दूरी होती है, इसी को बोला जाता है संघात प्राचल। मेरी बात को ढंग से फरमाना, गौर फरमाना बेटा। ये इसकी जो भी कोई अल्फा, ये भी जो भी नाभिक था, इसका क्या है बेटा? सेंटर लाइन है। तो ये अल्फा कण आया, आने के बाद परिकिणित होकर इधर चला गया, इसको बोलते हैं परिकिणित कोण थीटा। तो आप लोगों की इस मूल बिंदु है या केंद्र वाली जो सेंटर वाली लाइन है, इससे अल्फा कण की ये जो लंबवत दूरी होती है, ये लंबवत दूरी, इसी को बोला जाता है संघात प्राचल। और इसको डिनोट करते हैं बेटा बी से। किससे डिनोट किया जाता है बेटा? बी से। ये संघात प्राचल है। परिभाषा एक बार मैं बता दूं, अल्फा कण की प्रारंभिक गति की दिशा कि नाभिक से लंबवत दूरी, ये प्रारंभिक गति की दिशा से अगर ये प्रारंभिक है, तो ये जो अल्फा कण आया, इस अल्फा कण की इससे ये जो दूरी है ना, लंबवत दूरी, इसको बोला जाता है बेटा संघात प्राचल। और इसका फॉर्मूला होता है B = kz² कोट थीटा अपॉन 2 अपॉन क्या है बेटा? EK। ये याद ही करना है बेटा, सीधा फॉर्मूला याद करना है। B = क्या हो गया? kz² कोट थीटा अपॉन 2 अपॉन EK। ये फॉर्मूला होता है संघात प्राचल का। दिमाग बैठो भाई, संघात प्राचल का फॉर्मूला सर कहां से आया? तो बेटा ये काम करना, ये डायरेक्ट बोल देना, ये इसके समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है, इसके और इसके व्युत्क्रमानुपाती। तो सीधा फॉर्मूला निकाला हुआ है ये, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है। समझ में आ गया ना? एक बात बताओ, मैं एक चीज बोलूंगा आप लोगों से कि इफ यदि B = 0 हो जाए, है B = 0 का मतलब समझो क्या हो गया? B = 0 का मतलब हो गया कि साहब ये वाली लाइन कहां पर आ गई? सेंटर पर ही आ गई। अरे ये सेंटर लाइन है ना, तो ये वाला जो लाइन है, अल्फा कण जो आ रहा था, वो कहां आ गया जरा बताना? ये आ गया सर इसी लाइन पर आ गया, क्योंकि B तो तभी 0 होगा, थारी का B तभी तो 0 होगा जब यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ आ जाए। तो B अगर 0 मान लो, तो एक काम करो इसमें रख के देखो, देखो B 0 क्या हो जाएगा? तो 0 = क्या हो गया? kz² कोट थीटा अपॉन 2 अपॉन क्या हो गया बेटा? EK। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो 0 = क्या हो गया? ये भी सारे 0 हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा? मैं बात करूं kz² कोट थीटा अपॉन = ये भी क्या हो गया बेटा? 0 हो गया ना। ये वाली चीजें ये भी 0 में चली गई बेटा, अपॉन 0 तो 0 आएगा। तो कोट थीटा अपॉन 2 = क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। अच्छी बात है। एक बात बताओ, थीटा अपॉन 2 = क्या हो गया? कोट इनवर्स 0। अरे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कोट 0 कब होता है? 90 पे। तो थीटा अपॉन 2 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ये मत बोलना सर 0 90 कैसे होता है? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 से वज्र गुणा करो बेटा, 180 डिग्री। लो पकड़ो संभालो। इसका मतलब हो गया कि अगर B 0 हो गया ना, तो जो थीटा है ना, थीटा यानी ये वाला थीटा, ये कितना हो जाएगा पता है? ये ऐसे जा रहा था ना, तब थीटा था, लेकिन जब 0 हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा पता है? ये इसका मतलब अल्फा कण वापस उसी पथ पे चला जाएगा, तभी तो 180 डिग्री होगा। अरे यार ये देखो थीटा है, तो जैसे मैं और बढ़ाऊँ तो ये और थीटा और हो जाएगा, और बढ़ाओगे तो ये थीटा हो जाएगा, और बढ़ाओगे तो ये थीटा हो जाएगा। लेकिन जब वापस ही चला गया तो टोटल कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री हो गया ना। यहां से लेते हैं बेटा, ये मूल जो सेंटर ये लाइन इससे, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 180। और आपको पता है बेटा कि जब सेंटर से कोई सेंटर पे इस नाभिक के सिद्ध में कोई भी अल्फा कण आता है ना, तो वो वापस चला जाता है। इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। तो ये क्या था बेटा? संघात प्राचल है बेटा, ठीक है ना। और परिभाषा देख लेना, और ये छोटी मोटी बात है बेटा। इसके बाद में अगर बात करें बेटा, ये हो गया, इसके बाद में आता है आप लोगों का बोर मॉडल। नील्स बोर मॉडल था, तो अपन बात करते हैं बेटा बोर मॉडल की। साहब
रदरफोर्ड हो गया कंप्लीट। अब रदरफोर्ड जो प्रयोग था उसको समझाने के लिए कौन आया बेटा, एक वैज्ञानिक आए बेटा, बोर साहब। तो अब अपन बात करेंगे बोर के बारे में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का बोर मॉडल। क्या बेटा, बोर मॉडल, ठीक है। अच्छा साहब, सबसे पहले अगर तुम्हारे बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करूं बेटा, तो मैं यहां पे क्या है 3 बातें बोलूंगा। 3 बातें अभी दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पे बात करते हैं कि बोहर या बोर, जो भी कोई बोलता है, बोर जो भी है, बोर मॉडल की अवधारणा। बेटा बोर मॉडल ने कुछ अवधारणाएं दी, इन अवधारणाओं को अपन को दिमाग में बैठाना है। तो पहली अवधारणा क्या थी वो सुनो मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे है कि साहब आपको पता है कि ये नाभिक है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग बात करें तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों ओर, अच्छी बात है। तो बोर मॉडल ने बताया कि किसी भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं भाई, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो जो इनको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है ना, आपको पता है ना अभिकेंद्रीय बल चाहिए। कोई भी कण अगर यार वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसको क्या चाहिए बेटा, अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो इसको अभिकेंद्रीय बल जो है ना वो कहां से प्राप्त होता है, स्थिर विद्युत बल यानी कूलाम बल से प्राप्त होता है। पहला स्टेटमेंट यह था बेटा, पहली जो अवधारणा है वो बताई गई कि किसी भी पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो यहां पर इनको अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है बेटा, स्थिर विद्युत बल यानी कूलाम बल से प्राप्त होता है। यह थी पहली अवधारणा। याद हो गया कि नहीं हो गया, पक्का दिमाग में बैठा लो बेटा, 100% एग्जाम में पूछी जाती है बोर मॉडल की अवधारणा बताओ। तो पहली अवधारणा यही है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उसे कूलाम बल से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है किसके बेटा, कूलाम बल के। अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है बेटा, कूलाम बल के। अच्छा आप मुझे बताओ अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv²/r, और कूलाम बल क्या हो जाएगा, जो भी है k, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो E, और नाभिक हो जाएगा ZE/ बीच की दूरी जैसे r²। तो यहां से क्या हो जाएगा, mv²/r इक्वल टू क्या हो गया, kZe²/r²। ये एक r से r कट जाएगा, या डायरेक्ट ऐसे बोल दो कि mv² किसके इक्वल हो गया, kZe²/r के। ये पहला नियम है बेटा, पहली अवधारणा है बेटा। अभी केंद्रीय बल क्या हो गया रे, mv²/r। अब कूलाम बल का फॉर्मूला बताया ना कूलाम बल का, k(q1q2)r²। तो q1 कौन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो E, और ये हो गया नाभिक का कितना हो गया बेटा, Ze, इसका परमाणु क्रमांक Z, और जो भी है जितने भी है इलेक्ट्रॉन Ze, और बीच की दूरी जैसे जो भी है r²। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। दिमाग में घुसा लो भाई ये बात। पहली अवधारणा ये थी बोर मॉडल की। चलो सर अब बेटा बात करते हैं बोर मॉडल की दूसरी अवधारणा। बोर मॉडल की दूसरी अवधारणा क्या है भाई, कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां पर उसका कोणीय संवेग, क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां पर उसका कोणीय संवेग L क्या है बेटा, कोणीय संवेग, इसको बोलते हैं L बराबर होता है mvr। अगर 11वीं क्लास में पढ़ाए थे तुम लोगों ने, कोणीय संवेग होता है ना L = mvr, sin थीटा भी होता है, थीटा 90 हो जाएगा तो mvr हो जाएगा, ठीक है ना। तो L = mvr किसके इक्वल होता है, h/2π के पूर्ण गुणज होता है।
तो n यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3 4 डस्ट डेटेस। अगला स्टेटमेंट दोबारा से करो। दूसरी अवधारणा क्या है? इस अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां पर उसका कोणीय संवेग L यानी mvr h/2π के पूर्ण गुणज, पूर्ण संख्या है बेटा n, तो n की जगह 1 2 3 4 5 6 जो भी आ गया, उन्हीं कक्षाओं में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये बेटा दूसरी अवधारणा है। अब बताओ मेरे को यहाँ पे h क्या है बेटा? h बताओ यहाँ पे क्या है? h/2π बोला ना, पाई तो पता ही है, h है यहाँ पे प्लांक नियतांक। वैल्यू पता है प्लांक नियतांक की कितनी होती है? बताओ ना कितनी होती है? 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस से, बताओ कितनी होती है? प्लांक नियतांक की वैल्यू बताओ कितनी होती है? यहाँ 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 होती है बेटा, ठीक है ना, जूल सेकेंड, ठीक है ना बेटा। ये किसकी वैल्यू होती है बेटा? प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.62, 9 आगे भी आता है लेकिन इतना लगभग कर लो, 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस कितना कर लो आप, तो 10 की पावर माइनस से 34 जूल सेकंड होता है बेटा, ठीक है ना। क्या होता है? प्लांक नियतांक का मान। तो बात समझ में आ गई मेरा? दूसरी बात समझ में आ गई अच्छे से? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां पर उसका कोणीय संवेग यानी L किसके पूर्ण गुणज होता है? h/2π के पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लेना बेटा। ये बेटा दूसरी अवधारणा थी, अच्छी बात है साहब। आगे बात करें तीसरी अवधारणा की। तीसरी अवधारणा क्या है बेटा वो सुनो। अच्छा, तीसरी अवधारणा क्या है सुनना। एक बात बताओ, तुम लोगों को भी मैंने बताया कि साहब ये नाभिक होता है, समझ रहा भाई अच्छे से, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं साहब? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये लगा लो, अच्छी बात है साहब, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो एक बात मेरे को ये बताओ तुम लोग कि साहब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। अच्छा देखो बेटा, एक चीज मैं फिक्स बता देता हूं आपको साहब, ये कक्षा है कोई, ये ऑर्बिट है भाई, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, KLMN देते हो ना आप लोग, KLMN नाम देते हो इनको, जो भी है ये है। अब हर कक्षा, ये कक्षा है, ये एक ऑर्बिट है, ये कक्षा है, ये कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो कक्षा है ना, इसकी ऊर्जा फिक्स है, इसकी ऊर्जा फिक्स है साहब, इस कक्षा की भी ऊर्जा फिक्स है, इसकी भी फिक्स है। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, क्या दे दी बेटा? एनर्जी दे दी। कितनी एनर्जी दे दी? इस कक्षा तक की एनर्जी दे दी। एनर्जी निकालेंगे अपन लोग, टेंशन मत लो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप लोगों ने इसको इतनी एनर्जी दे दी कि ये इस कक्षा से इस कक्षा में पहुंच जाए। अच्छी बात है साहब, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है ना। अब यहां पहुंच गया, जब आपने एनर्जी दी इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये यहां से यहां पहुंच गया इस कक्षा में। अच्छी बात है। अब इस कक्षा में ये क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थायी होता है बेटा, दूसरी कक्षा में जाने के बाद क्या हो जाता है? वो अस्थायी। तो ये यहाँ पे लगभग ये निकला हुआ है कि ये 10 की पावर माइनस 9 सेकंड तक यहाँ ठहरता है, और वापस फिर जितनी एनर्जी आप लोगों ने दी थी उतनी एनर्जी बाहर निकाल कर वापस पुनः उसी कक्षा में चला जाता है। साहब जितनी एनर्जी दी थी ना आप लोगों ने यहां से यहां जाने के लिए, तो उतनी एनर्जी ये बाहर निकाल कर वापस कौन सी कक्षा में आ जाएगा? इसी कक्षा में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे बताया कि साहब ये इस कक्षा की एनर्जी है En1 और इस कक्षा की एनर्जी है En2। ये इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको एनर्जी दी यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस कक्षा जितनी, वरना तो नहीं जाएगा भाई, ठीक है। कम दे दी नहीं जाएगा, इतनी देनी ही पड़ेगी। अच्छा, अच्छी बात है, दे दी, यहाँ चला गया। अब यहाँ पे कितनी देर ठहरा? 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड यहाँ ठहरता है, और जितनी एनर्जी दी थी उतनी एनर्जी ये बाहर निकाल कर वापस क्या होता है? उसी कक्षा में आ जाता है। तो ये इस प्रकार से मैं बात करूं, यहाँ पे डेल ई जो ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी? En2 माइनस En1।
ठीक है ना, ये दोनों के बीच का गैप रहे, दोनों कक्षाओं के बीच का गैप कितना है जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से ये बेटा 3 अवधारणाएं हैं, खोपड़ी में बैठा लो तीनों को। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, और आपको पता है यहाँ से निकल ही जाएगा, अच्छी बात है। तो पहली अवधारणा क्या थी, फटाफट रिवाइज बताओ। पहली क्या थी, पहली अवधारणा क्या थी कि साहब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है, कूलाम बल से प्राप्त होता है। दूसरी क्या थी अवधारणा कि साहब इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां पर उसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होता है। तीसरी अवधारणा क्या थी कि साहब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थायी होता है, लेकिन जैसे आपने उसको एनर्जी दी दूसरी कक्षा के बराबर तो वह उस कक्षा में चला जाता है, लेकिन वहां पर 10⁻⁹ सेकंड ठहरकर पुनः वापस क्या हो जाता है बेटा, अपनी पुनः वापस उसी कक्षा में आ जाता है। डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों कक्षाओं के एनर्जी का गैप। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों की क्या हो गई बेटा, ये आप लोगों की हाँ बेटा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, अब बेटा आपको पता है ना त्रिज्या वगैरह, वेग वगैरह, ऊर्जा वगैरह निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एनवी बोर कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, त्रिज्या निकालेंगे उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि बोर कक्षा की त्रिज्या अगर अपन निकालें तो सबसे पहले मैं बोलूं, हम जानते हैं कि क्या जानते हो भाई तुम लोग, अभी तुम लोगों ने अवधारणा पढ़ी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है साहब, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलता है बेटा, कूलाम बल से मिलता है। तो यहां से अपन जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होगा भाई, अभिकेंद्रीय बल सर प्राप्त होगा कूलाम बल से। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r, और कूलाम बल क्या होता है बेटा, kZe²/r²। भूलो मत भाई, अरे यही होता है ना। यहां से अगर मैं बात करूं तो r से r कट गया था बेटा, और यहाँ पे आपने बोला था mv² = क्या होता है, kZe²/r। इसको समीकरण नंबर दे दो बेटा 1। ठीक है, ये तो पहली कहानी हो गई। आगे बढ़ो, देखो ये बात समझ में आती है आप लोगों को। आगे देखो क्या करते हैं, बोर की दूसरी अवधारणा से, दूसरी अवधारणा क्या थी भाई पता है, दूसरी अवधारणा थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां पे उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि L यानी mvr बराबर होता है nh/2π। ये दूसरी अवधारणा थी भाई। अब देखो बेटा क्या कर रहा है, अपन लोगों को त्रिज्या निकालनी है भाई। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले यहां से v निकालो आप, यहां से क्या निकालो बेटा v। तो यहां से v कैसे निकलेगा, v = हो जाएगा यहाँ पे nh/2πmr। अरे सही है क्या, यहाँ से क्या निकाल दिया बेटा, यहाँ से v निकाला तो mr कहाँ गया, नीचे गया, वज्र गुणा करवा दिया 2πmr। अब एक काम करो, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अच्छी बात है सर। तो अब एक काम करो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से बेटा, समीकरण 1 और 2 से क्या करो, यहाँ से v की वैल्यू उठाओ और यहाँ पटको। तो देखो क्या हुआ, v कितना है भाई, v है सर nh/2πmr का होल स्क्वायर। सही है क्या, यही है ना, अच्छी बात है सर। और फिर क्या जाएगा, kZe²/r। अच्छा स्क्वायर करो भाई, तो mn²h²/4π²m²r² इक्वल टू क्या गया, kZe²/r। अच्छी बात है सर। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो बेटा ये r से ये उठ गया एक दो, ठीक है ना, ये r था ना, तो ये उठ गया। और कुछ उठ रहा है क्या, देखो क्या, हाँ m भी उठ रहा है सर एक, ये m, ये स्क्वायर है भाई, ये भी उठ रहा है। चलो और देख लेंगे। तो एक काम करो, यहाँ पे इस r एक बच गया ना, यहाँ पे इसको तो वज्र गुणा करके इधर लेके आ जाओ और इसको नीचे भेजो। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस r को ऊपर लेके आ गया, ये सर लेके आ गए, ये आ गया।
अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1 एम। अच्छी बात है। यहाँ पे क्या आया के जेड ई स्क्वायर। सही है भाई, कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? अच्छी बात है सर। तो यहाँ से एक काम करो बेटा, आर की वैल्यू अगर निकालें तो एक काम करो, इसको मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर अपॉन देख से देखना 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। सही है क्या? 4 पाई स्क्वायर एम एम के ई स्क्वायर। और देखो क्या क्या रह गया, ये रह गया ऊपर एन स्क्वायर और नीचे क्या गया बेटा जेड। अरे ये आएगा यार, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे नियतांक होते हैं। एच नियतांक, प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू बताई 6.62 गुणा 10 की पावर -34, 4 पता है, पाई पता है, एम एम क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। के का मतलब पता है, के का मतलब 9 गुणा 10 की पावर 9, ई का मतलब पता ही है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। सारी चीजें आ गई बेटा। एक काम करना, ये सारी वैल्यू आप रखो, ये या ऐसे बोले कि ये सारे के सारे नियतांक हैं, तो यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हो कि आर समानुपाती होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड के, ऐसा भी बोल सकते हो। अरे ये सारे के सारे क्या आ गए बेटा, नियतांक आ गए। ये सारे के सारे नियतांक आ गए तो आप सीधा बोल सकते हो कि आर होती है ना त्रिज्या, आर वो किसके समानुपाती होती है बेटा, एन स्क्वायर अपॉन जेड की होती है, 4 पाई स्क्वायर के एम स्क्वायर। सही है भाई। अच्छा, और अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आप लोग सुनो इस पूरे नियतांक को यहां पे रखोगे ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आर बराबर क्या जाएगी बोलो, 0.529 क्या है आगे, एन स्क्वायर अपॉन जेड, और यहां पर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये लो बेटा, ये इसकी त्रिज्या आ गई। क्या आ गई बेटा त्रिज्या, आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये किसकी त्रिज्या होती है बेटा, एनवीं कक्षा की। बोर मॉडल में एनवीं कक्षा की जो त्रिज्या है वो है इतनी। एंगस्ट्रॉम का मतलब समझ में आता है ना, 10 की पावर -10 होता है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे आप लोगों को बोलो पहली कक्षा में बताओ, तो पहली कक्षा में क्या जाएगा, एन की जगह 1 आ जाएगा। दूसरी कक्षा में बोलोगे तो एन की जगह क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। तीसरी कक्षा में एन की जगह क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। निकालते जाओ बेटा बेटे बेटे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन के लिए निकालो, तो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो जाएगा बेटा, 1, ठीक है ना। लेकिन स्टैंडर्ड जो मान होता है वो ये होता है आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये क्या किसकी वैल्यू आई, ये इस कांस्टेंट जो आप लोगों के था इसकी वैल्यू आई। आपको डायरेक्ट याद रखनी है, कहीं एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे बैठ जाओ आप कि साहब कितनी होती है हम निकाल के देखें, इतना टाइम नहीं है बेटा, आप डायरेक्ट याद कर लेना। और जिस बच्चे को ऐसे दिमाग में रहेगी साहब मेरे को तो याद नहीं होता, वो बेटा तू एक काम करना, बैठे बैठे वहाँ पे निकाल लेना, ठीक है ना। ये काम है बेटा, 3 घंटे में यही निकलेगी तेरे से, ठीक है साहब। तो इसको क्या करना, याद ही कर लेना बेटा। तो ये क्या है बेटा, एनवीं बोर कक्षा की त्रिज्या, एकदम सही। अच्छा लगे हाथ एक काम और कर लेते हैं अपन, लगे हाथ ही अपन क्या निकालते हैं, एनवीं बोर कक्षा वेग और निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकाल लेते हैं, जैसे आप लोगों को निकाल रखा है बेटा एन त्रिज्या और एनवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कक्षा में, तो दूसरा और निकाल लेता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का वेग, सब कितनी वेग से वो गति करता है, कितनी तेजी से वो घूमता है, तो वेग और निकाल लेते हैं। तो बेटा बहुत ही आसान सा काम है, ज्यादा मिटाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा काम होगा। कैसे होगा ये समझ में आ गया होगा बेटा, अच्छे से देख लेना भाई। सेम प्रोसेस वेग में करूंगा भाई कि एनवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से गति कर रहा है वो निकालना है। तो इस बार आप खुद दिमाग लगाओ करना क्या है, ठीक है ना। अब देखो इसमें करना क्या है, जब आप लोगों को वेग निकालना है ना, कुछ नहीं करना, पहले वही चलेगा, हम जानते हैं कि ये होता है, बहुत अच्छी बात है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब ये थोड़ा बदलना है यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने त्रिज्या में भी निकाला था ना, तो वेग में क्या निकालोगे, आर। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, 1% भी कहीं कंफ्यूज हो जाओ क्या निकालना है सर।
यहाँ पे देख सुन, वेग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आर की वैल्यू। तो यहाँ से एक काम करो बेटा, आर निकाल लो। तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पे सर, आर हो जाएगा NH/2 पाई एम वी। ये हो जाएगा भाई, सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा कुछ। NH 2 पाई एम वी आ गया वज्र गुणा करके। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो बेटा। सेम कहानी रिपीट, समीकरण 1 व समीकरण 2 से बेटा क्या करो, समीकरण 1 और 2 से देखो, यहाँ से इस आर की वैल्यू उठा के कहाँ रखना है बेटा, यहाँ पे रखना है। तो देखो जरा, मैं क्या, सॉरी आर की ना, हाँ सही है, वेग निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, एम वी स्क्वायर, ये रहा, ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस आर का मान यहाँ रखना है। तो देखो क्या करेंगे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन, ये रख दो, ये आर है ना, ये वैल्यू उठा के यहाँ पटको। तो देखो आर यहाँ रखोगे तो एन एच है ना, तो एन एच, और ये है ना ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एम वी। सही है ना, अच्छी बात है सर। अब देखो यहाँ से क्या क्या इलाज हो रहा है, क्या कुछ एन एच नहीं है, देखो कट रहा है क्या, एम, एक एम है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे एक एम से एक एम कट गया, अरे वाह, एक से एक ही था। ये वी स्क्वायर है, ये है ना, ये लो उड़ गया। यहाँ पे क्या बच गया, वी बच गया बेटा। तो वी बराबर क्या आ गया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, सही है ना, कोई गलत तो नहीं कर दी, अपॉन एन एच। अच्छी बात है सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, v इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, और ये आ जाएगा 12 आप लोगों के क्या आ गया, एक तो z आ गया और अपॉन में क्या जाएगा बेटा, n। अरे सही है क्या, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा देखो वही कहानी पहले वाली रिपीट कर दें अगेन। 2 पता है, पाई पता है, k की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, e की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19, h की वैल्यू 6.62 गुणा 10 की पावर -34। अरे प्लांक नियतांक, इलेक्ट्रॉन का आवेश, कूलाम नियतांक, सब की वैल्यू पता है बेटा। तो यहाँ सबसे पहले तो ये बोल सकते हो कि v समानुपाती किसके होता है, z/n की समानुपाती। ये भी दिमाग में रखना बेटा कि v समानुपाती होता है z/n के। अभी क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा आपको, ये भी दिमाग में होना चाहिए। v इक्वल टू होता है, समानुपाती होता है z/n के। क्यों, क्योंकि ये तो सारे नियतांक होते हैं बेटा। जब आप लोगों ने, आप सोल्व करके देखना, जब इस पूरे नियतांकों की वैल्यू निकालोगे तो v निकल कर आएगा लगभग 2.18 गुणा 10 की पावर 6, 2.18 या लगभग 2.2 भी बोल सकते हो, गुणा 10 की पावर 6, और यहां पर आ जाएगा z/n, z/n मीटर/सेकंड में ये आंसर आप लोगों का आएगा। देख लो बेटा, यही आ रहा होगा, 2.18 गुणा 10 की पावर 6, z/n मीटर/सेकंड। ये आप लोगों का क्या जाएगा बेटा, nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत ही आसान सी बातें चल रही थी बेटा, बहुत ही आसान है। अब बेटा जैसे आप लोगों को मैं बात करूं कि साहब पहली कक्षा में वेग निकालना है, तो पहली कक्षा के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। दूसरी कक्षा में निकालना है, n की जगह 2 आ जाएगा। तीसरी कक्षा में निकालोगे 3 आ जाएगा। और जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन के z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। अरे हाइड्रोजन के लिए z 1 ही तो होता है, और n बराबर जो भी आप निकाल रहे हो, पहली दूसरी तीसरी जो भी कक्षा में निकाल रहे हो उसको निकाल सकते हो। ये आप लोगों का क्या निकल कर आ गया, वेग। अब मैं आपको बता दूं बेटा जानकारी के लिए कि अब क्या करेंगे, इस वेग को प्रकाश के वेग से कंपैरिजन किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा बेटा, प्रकाश के वेग से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी 1 नंबर में निकल कर आता है तुम्हारे एग्जाम में कि साहब प्रकाश का वेग हाइड्रोजन की कक्षा में कितना होता है, उसका आपस में कोरिलेशन होता है, ठीक है ना, वो निकालेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन, इसके न्यूमेरिकल वगैरह करते हुए अपन लोग ऊर्जा वगैरह के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है भाई।